क्लास को सभी लोग शेयर कर दें जल्दी से एक बार। सभी लोग क्लास को एक बार शेयर कर देंगे जल्दी से। बता दें सभी लोगों को कि दोबारा क्लास चालू हो गई। राधे राधे सभी को। चलिए शुरुआत करते हैं क्लास की। एक बार फिर से देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ी देर में रिवीजन हो जाएगा। तो सबसे पहले हम युग का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले कौन सा युग था? भारतीय युग, 1868 से 1900 ईस्वी तक। कब से? 1868 से 1900 ईस्वी तक। इसके जो प्रथम लेखक अगर बोल सकते हैं कि भारतेंदु युग का नाम किसके नाम पर पड़ा, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। भारतेंदु युग का नाम भारतेंदु युग क्यों पड़ा? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के ऊपर। इनकी रचनाएं थी भारत दुर्दशा और अंधेर नगरी। ये दोनों बेटा नाटक हैं। भारत दुर्दशा और अंधेर नगरी, ये दोनों क्या है इनके? नाटक। प्रेम सरोवर, प्रेम मालिका, ये दोनों काव्य हैं। क्या हैं? काव्य हैं। ठीक है। कवि वचन सुधा और हरिश्चंद्र मैगनीज, ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट इनकी रचनाएं हैं। ये कह सकते हैं इनकी पत्रिकाएं हैं। क्या हैं? पत्रिकाएं हैं। ये दोनों क्या है बेटा? पत्रिकाएं हैं। ठीक है। चलिए आगे देखिए। प्रताप नारायण मिश्र दूसरे कौन थे? ये भारतेंदु युग के यहां तक हैं सभी लोग। प्रताप नारायण मिश्र। हठे अमीर और कलि कौतुक, इनके दो नाटक हैं। और इनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट पत्रिका है ब्राह्मण। इसको याद रखेंगे। इस वाले युग में जो याद रखने की सबसे ज्यादा चीजें हैं वो पत्रिकाएं हैं। क्या हैं? पत्रिकाएं। तो ब्राह्मण पत्रिका का संपादन किसने किया? प्रताप नारायण मिश्र ने। अगले लेखक हैं आपके बद्री नारायण चौधरी प्रेमघर। इन्होंने किया था आनंद कादंबनी। आनंद कादंबनी ये इनकी फेमस पत्रिका है। अगले हैं बाल कृष्ण भट्ट हिंदी प्रदीप। ये भी इनकी क्या है बेटा? पत्रिका। और लेखक इसके दूसरे कौन है? लाला श्रीनिवास दास। इन्होंने एक बहुत ही फेमस उपन्यास लिखा, परीक्षा गुरु। परीक्षा गुरु हिंदी का प्रथम उपन्यास इसे माना जाता है। हिंदी का प्रथम उपन्यास। जल्दी से कमेंट करेंगे कि हिंदी का प्रथम नाटक कौन सा है। हिंदी का बेटा प्रथम नाटक कौन सा है, ये कमेंट करके बताएं सभी लोग। हिंदी का प्रथम नाटक कौन सा है और उसको लिखा किसने है? दूसरा युग जो है द्विवेदी युग, कब से कब तक था बेटा? 1900 ईस्वी से 1919। अगर 22 भी मिले तो कोई दिक्कत नहीं है। 22 भी मिले तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। इसमें जिनका नामकरण इस युग का किया गया किसके नाम पर? महावीर प्रसाद द्विवेदी। किसके नाम पर किया गया? महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने एक फेमस पत्रिका है उनकी सरस्वती। लेकिन अगर यह पूछ लिया जाए कि सरस्वती के प्रथम संपादक कौन थे, तो वो बेटा थे श्याम सुंदर दास। कौन थे? श्याम सुंदर दास। कौन थे? श्याम सुंदर दास। ठीक है। कौन थे बेटा? श्याम सुंदर दास। इनकी काव्य रचना है गंगा लहरी। और रसज्ञ निरंजन इनका क्या है? निबंध।
रसज्ञ रंजन क्या है? निबंध है। रसज्ञ रंजन क्या है इनका? निबंध। मैथिली शरण गुप्त दूसरे कौन है बेटा? मैथिली शरण गुप्त, ठीक है, दूसरे कौन है? मैथिली शरण गुप्त। इनकी रचनाएं कैसे याद रखेंगे? एक ट्रिक याद रखो, जय भाषा। जय भाषा, जा से बेटा होता है जयद्रथ वध, या से होता है यशोधरा, भा से भारत भारती, और साकेत। साकेत ऐसे लिखा जाएगा, बस ये याद रखना। जा से जयद्रथ वध, या से यशोधरा, भा से भारत भारती, और सा से साकेत। जयद्रथ वध, यशोधरा, भारत भारती और साकेत, ठीक है, याद हो गए। इनके अलावा भी दो रचनाएं आपको और इनकी याद रखनी है, एक पंचवटी और दूसरी द्वापर, और एक है रंग में रंग भंग। अब इसमें देखो हमने वो नहीं लिखा है कि ये किस विधा की है, ये सारी काव्य हैं। क्या है? काव्य हैं। क्या है? काव्य। तो जहां अगर विधा नहीं लिखी तो वो इंपॉर्टेंट नहीं है, आप ये मत सोचें, ठीक है। नहुस, ठीक है, बिल्कुल सही, नहुस है। और गोपाल चंद्र गिरधर दास, इसके लेखक कौन है? प्रथम नाटक कौन सा है? नहुस, गोपाल चंद्र गिरधर दास जी का, ठीक है, बिल्कुल। दूसरे हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय, इनका एक महाकाव्य है और ये हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। क्या है बेटा? हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है? प्रिय प्रवास को। प्रिय प्रवास को अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। अगर किसी को ये भी दिक्कत हो ना अभी कि किसको कौन सा इनाम मिला है, कौन को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, किसको कौन सा पुरस्कार मिला है, तो लास्ट में इसकी भी पीडीएफ है, वहां से आप एक एक क्लियर कर लेंगे। जिनको इसमें भी दिक्कत हो कि रीतिकाल या फिर आप बोल सकते हैं छायावाद युग की प्रमुख प्रवृत्तियां कौन सी हैं, विशेषताएं कौन सी हैं, तो लास्ट में सभी की स्लाइड है, कोई भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाने देंगे इस क्लास से, ठीक है। चलिए आगे देखिए, वैदेही वनवास इनकी फेमस रचना है, पारिजात, ठीक है, इनको याद, अयोध्या सिंह उपाध्याय, प्रिप्रवास, महाकाव्य, वैदेही वनवास और पारिजात। श्रीधर पाठक है, एकांतवासी योगी, उजड़ा ग्राम। राम नरेश त्रिपाठी हैं, पथिक और मिलन। तो 5 लेखक आपको इसमें याद रखने द्विवेदी युग में। राम नरेश त्रिपाठी, ये तो चैप्टर ही क्लास 10th में, पथिक और मिलन, पथिक और मिलन, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत बेटा? अगला युग है आपका शुक्ल युग। शुक्ल युग का ही नाम क्या है? छायावाद युग। शुक्ल युग का ही क्या नाम है? छायावाद। तो हमने बोला था कि ये 1919 पे खत्म हुआ था, तो यहां आप 1919 से 1937 या फिर 38 लिखा मिल सकता है, 1919 से 1937 या 38 ईस्वी तक। अब शुक्ल युग का नाम किसके नाम पर पड़ा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के नाम पर। किसके नाम पर? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। सबसे इंपॉर्टेंट यही है, छायावाद या शुक्ल युग, ठीक है। इसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, इनके सबसे ज्यादा निबंध फेमस है, इनको आलोचना सम्राट भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? आलोचना सम्राट, ठीक है। अगर ये ऑप्शन में ना मिले तो महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो इनके निबंध कौन कौन से हैं? चिंतामणि, विचार विधि, ये दोनों क्या है? निबंध है। चिंतामणि और विचार विधि दोनों क्या है? निबंध है। चिंतामणि और विचार विधि दोनों क्या है? निबंध, ठीक है। रस मीमांसा और त्रिवेणी दोनों क्या है? आलोचना। रस मीमांसा और त्रिवेणी दोनों क्या है? आलोचनाएं। रस मीमांसा और त्रिवेणी दोनों क्या है? आलोचनाएं, ठीक है। आगे 11 वर्ष का समय, ये बहुत बार इसकी विधा पूछी गई है, ये कहानी है। ये क्या है? कहानी। इसमें ये जितने भी हैं इनको ढंग से याद कर लेना, ठीक है। इससे जरूर प्रश्न आएगा 100%, ये जो लिखे हुए बस इतने से 100% प्रश्न आएगा। चिंतामणि, विचार विधि, रस मीमांसा, त्रिवेणी और 11 वर्ष का समय। चिंतामणि, विचार विधि दोनों क्या है? निबंध। रस मीमांसा, त्रिवेणी आलोचना है। 11 वर्ष का समय क्या है? कहानी। जयशंकर प्रसाद, इनको बोला जाता है नाटक सम्राट। क्या बोला जाता है? नाटक सम्राट। जयशंकर प्रसाद जी को क्या बोला जाता है? नाटक सम्राट। उपन्यास सम्राट किसे बोला जाता है? कमेंट बॉक्स में आंसर दें, उपन्यास सम्राट किसे बोला जाता है? कमायनी इनका एक महाकाव्य है। कमायनी क्या है? महाकाव्य। इनको इसी रचना पर पुरस्कार मिला था, आगे चर्चा करेंगे इसकी। इनकी काव्य रचनाएं हैं आंसू, लहर, झरना, कानन कुसुम, प्रेम पथिक। तो इसको आप एक ट्रिक से याद रखेंगे, आंसू की लहर, आंसू की लहर, झरना का महाप्रेम। आंसू की लहर, झरना का महाप्रेम, ठीक है। आंसू की लहर, झरना का महाप्रेम।
तो आंसू से तो आंसू हो गया, लहर से लहर हो गया, झरना से झरना हो गया, का से कमायनी हो गया, और महा से महाराणा प्रताप की विजय, और प्रेम से प्रेम पथिक, प्रेम से प्रेम पथिक। आंसू, लहर, झरना, कमायनी, महाराणा प्रताप की विजय और प्रेम पथिक, याद हो जाएगा। बताओ आगे देखो। इसके बाद चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, ध्रुवस्वामिनी, राजश्री, जन्मेजय का नागयज्ञ और एक घूंट। इनको इसीलिए बोला जाता है नाटक सम्राट। बहुत ही फेमस नाटक है। चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, ठीक है, ध्रुवस्वामिनी, जन्मेजय का नागयज्ञ, एक घूंट। एक घूंट में कहीं कहीं एकांकी भी लिखा होता तो उससे ज्यादा वो ना हो। एक घूंट अगर नाटक ना मिले तो ये एकांकी भी आप सही करके आएंगे। इनके 3 उपन्यास थे, तितली, कंकाल, इरावती। और इरावती जो बेटा था ये अपूर्ण था, ये पूरा नहीं हो पाया। इरावती क्या था? अपूर्ण। तितली, कंकाल और इरावती, ये तीनों क्या हैं? उपन्यास। आंधी, इंद्रजाल, आकाशदीप। आंधी, इंद्रजाल, आकाशदीप ये क्या है? कहानियां हैं। आंधी, इंद्रजाल, आकाशदीप ये बेटा क्या है? कहानियां हैं। रामधारी सिंह दिनकर किसका आंसर आ रहा है? उपन्यास सम्राट पूछा गया था आपसे। उपन्यास सम्राट तो मुंशी प्रेमचंद को बोला जाता है, ठीक है। उपन्यास सम्राट किसे बोला जाता है? मुंशी प्रेमचंद जी को। मुंशी प्रेमचंद, इनको बोला जाता है उपन्यास सम्राट। गोदान, गबन, कर्मभूमि, रंगभूमि, सेवा सदन, प्रेमाश्रम, निर्मला। देखो निर्मला और करबला में बड़ा फर्क है। करबला नाटक है और निर्मला उपन्यास है। यहां देखो ये लिखा है, ये निर्मला जो है बेटा ये उपन्यास है, और इधर करबला भी होगा। देखो कहां है करबला? ये है। ये करबला और संग्राम ये दोनों बेटा इनके नाटक थे। तो कौन कौन से? गोदान, गबन, कर्मभूमि, रंगभूमि, सेवा सदन, प्रेमाश्रम और निर्मला। गोदान, गबन, कर्मभूमि, रंगभूमि, सेवा सदन, प्रेमाश्रम और निर्मला ये सारे क्या हैं? उपन्यास हैं। मानसरोवर में 8 भाग हैं। ये इनकी कहानियों के भाग हैं, 8 भागों में है। मानसरोवर कितने भागों में है? 8, ये याद रखना। इसके बाद कफन, पूस की रात, ये इनकी कहानियां चल रही हैं। क्या है? कहानियां। कफन, पूस की रात, पंच परमेश्वर, ईदगाह वो हामिद के चिमटा वाली, नमक का दरोगा, पंच परमेश्वर ये अलगू चौधरी और जुम्मन शेख, बड़े घर की बेटी, 2 बैलों की कथा, ये कहानियां हैं। कौन कौन सी? कफन, पूस की रात, पंच परमेश्वर, ईदगाह, नमक का दरोगा, बड़े घर की बेटी, 2 बैलों की कथा। कफन, पूस की रात, नमक का दरोगा, बड़े घर की बेटी, ईदगाह, 2 बैलों की कथा, ये क्या है? कहानियां है बेटा। क्या है? कहानियां। इसके बाद संग्राम और करबला दोनों क्या है? नाटक है। संग्राम और करबला क्या है? नाटक। इनकी 2 पत्रिकाएं बहुत फेमस है बेटा। कौन कौन सी? हंस और जागरण। हंस और जागरण पत्रिकाएं कौन कौन सी? हंस और जागरण, याद रहेंगे। हंस और जागरण कौन कौन सी पत्रिकाएं हैं बेटा? हंस और जागरण पत्रिकाएं, ठीक है। हंस और जागरण पत्रिकाएं, हंस और जागरण पत्रिकाएं, ठीक है। आगे देखिए, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, मोस्ट इंपॉर्टेंट लेखक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। अशोक के फूल, कल्पलता, कुटज, आलोक पर्व, ये निबंध है। निबंध के लिए सबसे फेमस आदमी अशोक के फूल, कल्पलता, कुटज और आलोक पर्व। अशोक के फूल, कल्पलता, कुटज और आलोक पर्व। अशोक के फूल, कल्पलता, अशोक के फूल, कल्पलता, कुटज, आलोक पर्व, ये क्या है? निबंध। बाण भट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेखा नामदास का पोथा, ये उपन्यास है। इनके उपन्यास भी ढंग से याद कर लेना। बाण भट्ट की आत्मकथा, इसमें नाम में आत्मकथा है लेकिन ये है उपन्यास। ये आत्मकथा लिखा है लेकिन है क्या? उपन्यास। दूसरा है चारुचंद्र लेख नामदास का पोथा, ये क्या है? उपन्यास, ठीक है। कबीर और सूर साहित्य, ये आलोचना है। कबीर और सूर साहित्य आलोचना है। ये प्रश्न आएंगे तो कर नहीं पाएंगे, ठीक है। कबीर और सुर साहित्य दोनों क्या है? आलोचनाएं हैं। कबीर और सुर साहित्य दोनों क्या है? आलोचनाएं। चलिए यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो 3 हम लोग पढ़ चुके, कौन कौन से? भारतेंदु युग, और इसके बाद द्विवेदी युग और शुक्ल युग। अब शुक्लोत्तर युग पढ़ेंगे। इसमें अभी रह गए हैं, देखो अभी तो बहुत लोग हैं,
इसके अगर 3 नाम मैं बोलूं सबसे इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं छायावाद के, तो आप इनको जरूर याद रखना। प्रसाद, पंत, प्रसाद, पंत, निराला, वर्मा। प्रसाद, पंत, निराला और वर्मा। इस युग को प्रसाद युग भी कहा जाता है, इसको प्रेमचंद युग भी कहा जाता है। ठीक है, प्रसाद, पंत, निराला, वर्मा। प्रसाद से जयशंकर प्रसाद, निराला से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, पंत से सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा। भगवती चरण वर्मा नहीं, ठीक है, महादेवी वर्मा। अगले जो है सुमित्रा नंदन पंत। देखो यहां एक एक बात सब कुछ नोट कर रखी है हमने, ये कुछ नहीं है भाई, ठीक है, इस पे ध्यान ना दे। यहां पर किसको कौन सा पुरस्कार मिला है ये भी लिखा हुआ है, तो आपको पुरस्कार भी इसकी के साथ याद हो जाएंगे। ठीक है, देखो सुमित्रा नंदन पंत ये सबसे ज्यादा जो फेमस थे वो काव्य में थे। पल्लव, युगांत, युगवाणी, गुंजन। पल्लव, गुंजन, युगांत, युगवाणी, ग्राम्य, स्वर्णधूल, चिदंबरा, लोकायतन, ये सारे काव्य हैं। ये सारे क्या हैं? काव्य हैं। कला और बूढ़ा चांद, इस पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला और चिदंबरा पर 1968 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। दोनों बहुत ढंग से याद रखना, चिदंबरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, चिदंबरा पर ज्ञानपीठ, और कला और बूढ़ा चांद पर साहित्य अकादमी पुरस्कार। अरे अगर ना याद हो तो मैं बोलता हूं, अकादमी पढ़ेंगे तो आदमी आ जाएगा। आदमी क्या हो गया था? बूढ़ा। आदमी क्या हो गया था? बूढ़ा। तो अकादमी वाला बूढ़ा वाले पे मिलेगा, अकादमी वाला बूढ़ा वाले पे। आदमी क्या हो गया? बूढ़ा। आदमी क्या हो गया? बूढ़ा। अगर प्रश्न आएगा तो आप कनेक्ट कर लेंगे। ठीक है, पल्लव, गुंजन, युगांत, युगवाणी, ग्राम्य, स्वर्णधूल, चिदंबरा, लोकायतन, ये काव्य है। कला और बूढ़ा चांद, इस पर साहित्य अकादमी पुरस्कार, और चिदंबरा 1968 में ज्ञानपीठ पुरस्कार। ठीक है, यहां तक सब कुछ सही होगा। अब देखो आगे, दूसरे हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इनको आ नाम से बड़ा प्यार था। ठीक है, देखो इनकी रचनाएं अनामिका, अड़िमा, अपरा, अप्सरा, ठीक है, ये अलका। अब इनकी जो सबसे ज्यादा फेमस रचनाएं हैं वो कविता हैं। अनामिका, परिमल, कुकुरमुत्ता, अड़िमा, अपरा और बेला। अनामिका, परिमल, कुकुरमुत्ता, अड़िमा, अपरा, बेला, ये क्या है? कविताएं। अप्सरा और अलका ये क्या है? उपन्यास। तो इनकी कविताएं बहुत ढंग से याद रखना। ठीक है, खासकर ये अनामिका, परिमल और कुकुरमुत्ता। अनामिका, परिमल और कुकुरमुत्ता। देखो आगे, महादेवी वर्मा, इनकी जो रचना है यामा, इस पर इन्हें मिला ज्ञानपीठ पुरस्कार। क्या मिला? ज्ञानपीठ। तो यामा पर इन्हें क्या मिला? ज्ञानपीठ पुरस्कार। इनकी रचनाएं हैं निहार, निर्जा, ये तो मूवी भी बन चुकी है ना इस पर। सांदगीत, दीपशिखा, ये काव्य रचनाएं हैं। निहार, निर्जा, सांदगीत, दीपशिखा। यामा, निहार, निर्जा, सांदगीत, दीपशिखा। यामा, निहार, निर्जा, सांदगीत, दीपशिखा। यामा, निहार, निर्जा, सांदगीत, दीपशिखा, ये सब क्या है बेटा? काव्य रचनाएं। क्या है? काव्य रचनाएं। ठीक है, क्या है? काव्य रचनाएं। अब देखो, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, ये दोनों रेखा चित्र है। अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, दोनों क्या है? रेखा चित्र। मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, दोनों क्या है बेटा? रेखा चित्र। श्रृंखला की कड़ियां, ये आप अगर निबंध ऑप्शन में आए तो निबंध कर देना, आलोचना आए तो आलोचना, क्योंकि ये आलोचनात्मक निबंध है। क्या है? आलोचनात्मक निबंध, तो इसलिए कहीं निबंध भी लिख सकता है और कहीं आलोचना भी। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत है क्या? आगे देखो, पथ के साथी, ये संस्मरण है इनका। पथ के साथी ये क्या है? संस्मरण है। फिर दूसरे हैं पांडे बेचन शर्मा, इनको उग्र के नाम से भी जाना जाता है। इनकी एक ही फेमस सबसे रचना थी अपनी खबर, ये आत्मकथा है। अपनी है तो आत्मकथा, अपनी है तो आत्मकथा है बेटा। तो अपनी खबर मतलब आत्मकथा। एक रचना इनकी जीजी है, जीजी उपन्यास, जीजी उपन्यास। ठीक है, हाँ ये अभी आपने पढ़ी नहीं होगी। माखनलाल चतुर्वेदी, इनकी दो फेमस रचनाएं काव्य की, हिमतरंगिणी और हिम किरीटिनी। हिमतरंगिणी और हिम किरीटिनी जैसे उनकी रचनाएं थी। किसकी? हरिवंश राय बच्चन जी की। दो आत्मकथाएं हैं उनकी। नीड़ का निर्माण फिर,
नीड़ का निर्माण फिर, नीड़ का निर्माण फिर, क्या भूलूं क्या याद करूं, क्या भूलूं क्या याद करूं। आप ये वाली रचना का नाम बताएंगे किसने लिखा है, क्या लिखूं क्या लिखूं, ये किसकी रचना है, आप बताएंगे सभी लोग, क्या लिखूं ये किसकी रचना है, क्या लिखूं ये किसकी रचना है। माखनलाल चतुर्वेदी को एक भारतीय आत्मा भी कहा जाता है, माखनलाल चतुर्वेदी को एक भारतीय आत्मा भी कहा जाता है। हिम तरंगनी हिम किरीटनी इनकी काव्य है, और पुष्प की अभिलाषा कविता है, क्लास 10th में भी है पुष्प की अभिलाषा, ये क्या है कविता। हिम तरंगनी हिम किरीटनी क्या है काव्य, हिम तरंगनी और हिम किरीटनी क्या है काव्य। अब आ जाइए शुक्लोत्तर युग में, कौन से युग में, शुक्लोत्तर युग। 1937 से 1947 तक, 1937 से 1947 तक, 1937 से 1947 तक। अब इनको ढंग से याद रखना क्योंकि ये भूल जाएंगे आप लोग। इसमें थे इलाचंद्र जोशी, इनकी बहुत फेमस रचना है जहाज का पंछी, ये क्या है उपन्यास, क्या है उपन्यास। एक और रचना है सन्यासी, ये भी उपन्यास ही है बेटा। इलाचंद्र जोशी की दो रचना है, जहाज का पंछी और सन्यासी, दोनों उपन्यास है। जहाज का पंछी और सन्यासी दोनों क्या है उपन्यास, जहाज का पंछी और सन्यासी दोनों क्या है उपन्यास है। ठीक है, याद हो जाएंगे जहाज का पंछी और सन्यासी। यशपाल जी की रचना है झूठा सच, यशपाल जी की रचना कौन सी है झूठा सच, ये क्या है बेटा उपन्यास, ये क्या है उपन्यास। मेरी तेरी उसकी बात, मेरी तेरी उसकी बात, ठीक है। यशपाल जी की एक रचना है मेरी तेरी उसकी बात, एक तो झूठा सच ये उपन्यास हो गया, मेरी तेरी उसकी बात ये भी उपन्यास है, ये भी क्या है उपन्यास, मेरी तेरी उसकी बात ये भी उपन्यास है। सुधा और चांद इनकी पत्रिकाएं हैं, सुधा और चांद इनकी क्या है पत्रिकाएं, सुधा और चांद क्या है पत्रिकाएं। ठीक है, अगला देखो जैनेन्द्र कुमार, जैनेन्द्र कुमार, इनके सबसे जो फेमस रचना है वो त्यागपत्र है, ये उपन्यास है, ये क्या है उपन्यास, त्यागपत्र क्या है उपन्यास। ठीक है, एक तो मुक्तिबोध थे लेखक, लेकिन इनकी रचना भी है एक क्या मुक्तिबोध, ये भी उपन्यास है। ठीक है, त्यागपत्र उपन्यास है, मुक्तिबोध भी क्या है उपन्यास। इनकी एक पाजेब कहानी है, पाजेब क्या है कहानी, चिड़िया की बच्ची भी इनकी कहानी है, पाजेब और चिड़िया की बच्ची दोनों क्या है कहानी, पाजेब और चिड़िया की बच्ची दोनों क्या है कहानियां हैं। अगले लेखक हैं इधर शुक्लोत्तर युग या छायावदोत्तर युग के फणीश्वर नाथ रेणु, इनका सबसे फेमस उपन्यास मैला आंचल, मैला आंचल, ये आंचलिक उपन्यास है। ये तो आप याद भी कर लेंगे कि ये उपन्यास है, लेकिन ये कौन सा उपन्यास है, जैसे निबंध में ललित निबंध होते हैं ना, तो उसी तरह उपन्यास कौन सा है आंचलिक। और इन कक्षा 12 में एक कहानी है पंचलाइट, ये इनकी क्या है कहानी, ये क्या है इनकी कहानी। पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी जी, बिल्कुल सही। क्या लिखूं, ये रचना है पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी की। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अगला है रंगे राघव, कौन है रंगे राघव। मुर्दों का टीला, भाई साहब ये रचनाएं जब आएंगी ना वो आएंगी नहीं किसी को। मुर्दों का टीला ये क्या है उपन्यास है, मुर्दों का टीला क्या है उपन्यास। अधूरी मूरत कहानी है, तो रंगे राघव जी के मुर्दों का टीला उपन्यास है, अधूरी मूरत क्या है कहानी। अगले हैं लक्ष्मी नारायण मिश्र, इनका सबसे फेमस नाटक है सिंदूर की होली, सिंदूर की होली और सन्यासी, सिंदूर की होली और सन्यासी। सन्यासी एक रचना और भी है उपन्यास, ठीक है, ये इनका उपन्यास है इलाचंद्र जोशी जी का, और ये इनका नाटक है लक्ष्मी नारायण मिश्र का। अगले सबसे इंपॉर्टेंट लेखक हैं रामवृक्ष बेनीपुरी, तो इनके दो रेखा चित्र हैं बहुत ही फेमस, माटी की मूर्तें गेहूं और गुलाब और लाल तारा, तीन है, माटी की मूर्तें गेहूं और गुलाब लाल तारा, ये रेखा चित्र है। माटी की मूर्तें गेहूं और गुलाब लाल तारा, ये क्या है रेखा चित्र है। पतितों के देश में ये उपन्यास है, ये मत समझ लेना कि ये यात्रा वृत्त है, पतितों के देश में ये बेटा उपन्यास है। चिता के फूल ये कहानी है, ये जितने लिखे हैं सब इंपॉर्टेंट हैं, रामवृक्ष बेनीपुरी के जितने भी इसमें लिखे हैं सब इंपॉर्टेंट। चिता के फूल कहानी है। जंजीरें और दीवारें
ये संस्मरण है। पैरों में पंख बांधकर, ये यात्रा वृत्तांत है। पैरों में पंख बांधकर ये क्या है? यात्रा वृत्तांत। याद हो जाएगा। राम वृक्ष बेनीपुरी की रचनाएं। माटी की मूर्ति, गेहूं और गुलाब, लाल तारा, ये क्या है? रेखा चित्र। पतितों के देश में, ये क्या है? उपन्यास है। चिता के फूल क्या है? कहानी है। जंजीरें और दीवारें क्या है? संस्मरण है। पैरों में पंख बांधकर, ये क्या है? यात्रा वृत्तांत। नमस्ते भाई। चल, सभी को नमस्ते, राधे राधे। अगला क्या है? स्वात योन्तर युग। तो राष्ट्र कवि देखो दो लोगों को, एक तो राष्ट्र कवि को अधि मैथिली शरण गुप्त जी को दी गई है, ठीक है, उनको राष्ट्र कवि बोला जाता है। और दूसरा रामधारी सिंह दिनकर जी को, अगर वो ऑप्शन में ना मिले तो रामधारी सिंह दिनकर भी हो सकते हैं। इनकी जो सबसे फेमस रचनाएं हैं काव्य की, वो है रश्मिरथी, कुरुक्षेत्र, उर्वशी। और उर्वशी पर बेटा इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। उर्वशी पर इन्हें क्या मिला है बेटा? ज्ञानपीठ पुरस्कार। दूसरी रचनाएं हैं रेणुका, हुंकार, ये काव्य वाली रचनाएं। रामधारी सिंह दिनकर की रश्मिरथी, कुरुक्षेत्र, उर्वशी, रेणुका, हुंकार। कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, रेणुका, हुंकार, ये कैसी रचनाएं हैं? आप बोलेंगे सर ये रचनाएं जो हैं काव्य की हैं। कैसी हैं? काव्य की रचनाएं, ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। माटी की मूर्तें, गेहूं और गुलाब, लाल तारा, ये रेखा चित्र थे। पत्तों के देश में उपन्यास, चिता के फूल, कहानी, जंजीरें और दीवारें, संस्मरण, पैरों में पंख बांधकर, यात्रा वृत्तांत। रामधारी सिंह दिनकर में आ गए रश्मिरथी, कुरुक्षेत्र, उर्वशी, रेणुका, हुंकार, ये क्या है? काव्य है। ये क्या है? काव्य है। ये क्या है बेटा? काव्य है। संस्कृत के 4 अध्याय, अर्धनारीश्वर, रेती के फूल, ये ललित निबंध है। कैसे निबंध है बेटा? ललित निबंध। संस्कृत के 4 अध्याय, अर्धनारीश्वर और रेती के फूल, ये ललित निबंध है। संस्कृत के 4 अध्याय, अर्धनारीश्वर और रेती के फूल। अब विष्णु प्रभाकर जी की रचनाएं देखिए। सबसे ज्यादा फेमस आवारा मसीहा, ये जीवनी है। आवारा मसीहा जीवनी है। कमलेश्वर कितने पाकिस्तान, कमलेश्वर, ये तो याद हो जाएगा। कमलेश्वर कितने, कमलेश्वर कितने, कमलेश्वर कितने, कमलेश्वर कितने पाकिस्तान, कमलेश्वर कितने पाकिस्तान। विष्णु प्रभाकर, आवारा मसीहा जीवनी है, कमलेश्वर कितने पाकिस्तान। राजेंद्र यादव, सारा आकाश, उपन्यास है। राजेंद्र यादव, सारा आकाश, उपन्यास है। चलो, चेखव एक इंटरव्यू, चेखव एक इंटरव्यू, ये किसकी रचना है? दूसरा, बहुरी अकेला, बहुरी अकेला, दोनों रचनाएं बताओ। चेखव एक इंटरव्यू, बहुरी अकेला, दोनों रचनाएं खोज लीजिए। बहुत काम की हैं, जब ये आई थी किसी को आई नहीं थी। ये अशोक वाजपेयी जी की है, अशोक वाजपेयी, ठीक है। चेखव एक इंटरव्यू, इसका आंसर दीजिए जल्दी से, ठीक है। विष्णु प्रभाकर यहां तक हो गया। धर्मवीर भारती, सूरज का 7वां घोड़ा, गुनाहों का देवता, ये दोनों उपन्यास हैं। सूरज का 7वां घोड़ा, गुनाहों का देवता क्या है? उपन्यास। ठंडा लोहा, कनुप्रिया, चांद और टूटे हुए लोग। ठंडा लोहा, कनुप्रिया, चांद और टूटे हुए लोग। चांद और टूटे हुए लोग, ये किस विधा की रचना है? सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। चांद और टूटे हुए लोग, ये किस विधा की रचना है? ये भी बताएं। और ये पूछा है चेखव एक इंटरव्यू, ये किसकी रचना है? चेखव एक इंटरव्यू, राजेंद्र यादव, ठीक है, बहुत अच्छे। ये राजेंद्र, ये इसीलिए पूछा था जब ये राजेंद्र यादव पढ़ा रहा था। चेखव एक इंटरव्यू, ये राजेंद्र यादव की रचना है। किसकी है? राजेंद्र यादव। अब आपको बताना है चांद और टूटे हुए लोग, ये किस विधा की रचना है? दूसरा है मेरे पास प्रश्न, चांद का मुंह टेढ़ा है, चांद का मुंह टेढ़ा है, अब ये पद्य वाली रचना है। कौन सी रचना है बेटा? पद्य वाली।
ये तो गद्य वाली ही रचनाएं थी। हाँ, ये है पद्य की रचनाएं। ये आपको अच्छे से दिख रहा होगा पद्य की रचनाएं। चांद का मुंह टेढ़ा है, ये किसकी रचना है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएं। चलिए, अब देखो यहां से पद सबसे पहला कौन आया? आदिकाल, इसी का नाम है वीरगाथा काल, इसकी का नाम है बीज पवन काल, इसी का नाम है चारण काल। आदिकाल, वीरगाथा काल, बीज पवन काल, चारण काल, ये सब इसी के नाम है। देखो, आदिकाल नाम किसने दिया? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने और रमाशंकर शुक्ल रसाल। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया आदिकाल नाम और रमाशंकर शुक्ल रसाल ने दिया। वीर गाथा काल रामचंद्र शुक्ल जी ने दिया था। बीज पवन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी ने दिया था। और चारण काल जॉर्ज गियर्सन ने दिया था। जॉर्ज गियर्सन, ये भी याद रखना बेटा। और ये 743 से 1343 ईस्वी तक चला। कहां से कहां तक? 743 से कहानी संग्रह, ठीक है। चांद का मुंह टेढ़ा है, ये रचना पूछा था हमने, ठीक है। आदिकाल या वीर गाथा काल, बीज पवन काल, चारण काल। आदिकाल नाम हजारी प्रसाद द्विवेदी या रमाशंकर शुक्ल रसाल दोनों लोगों ने दिया। रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल, बीज पवन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा और चारण काल जॉर्ज गियर्सन ने कहा। ये 743 से 1343 जल्दी से याद करते हैं। 743 से 1343, 300 और जोड़ दीजिए तो 1343 से 1643। ओ भाई साहब, 1343 से 1643 और 1643 से 1843। ये आदिकाल, ये भक्तिकाल और ये रीतिकाल। और फिर आधुनिक काल 1843 से अब तक। इसमें फिर प्रयोगवाद और प्रगतिवाद हो गया और फिर लास्ट में नई कविता का युग। फिर क्या चल रहा है? अभी क्या चल रहा है? नई कविता का युग, ठीक है। इसको हम लोग 1960 1860 से मान लेते हैं, ठीक है। 1860, 54-53 से 60 के बीच की कड़ी है। अब देखो यहां पर जो बहुत कम भाषा लिखी गई है, कोई भी चीज छूटे भी ना और याद भी सब कुछ हो जाए, ठीक है। देखो यहां पर जो लिखे गए प्रबंध काव्य और दूसरे रासो ग्रंथ, क्या लिखे गए थे? प्रबंध काव्य और रासो ग्रंथ। प्रबंध काव्य और रासो ग्रंथ, इनकी भाषा थी डिंगल पिंगल। कौन सी भाषा थी? डिंगल पिंगल। कौन सी भाषा थी बेटा? डिंगल पिंगल। तो रासो ग्रंथों की जो भाषा है वो डिंगल पिंगल है। और खड़ी बोली के प्रथम कवि किसको बोला जाता है? अमीर खुसरो को। इनको एक उपाधि दी गई है तोताए ए हिंद की। किसकी? तोताए ए हिंद की। अभी ये वाले क्वेश्चन अलग से मैं करवा दूंगा लिखे हुए। रासो ग्रंथ है, इसमें कौन से ग्रंथ है? रासो ग्रंथ और प्रबंध काव्य। इनकी भाषा क्या है बेटा? डिंगल पिंगल। खड़ी बोली के प्रथम कवि अमीर खुसरो, इनको बोला जाता है तोताए ए हिंद। अगर ये पूछा जाए खड़ी बोली के प्रथम कवि कौन है, सॉरी खड़ी बोली के नहीं, हिंदी के प्रथम कवि, चलिए आंसर दीजिए। हिंदी के प्रथम कवि कौन से हैं? हिंदी के प्रथम कवि कौन है? जल्दी आंसर दीजिए। इसमें कुछ ग्रंथ हैं। खुमार रासो, दलपत विजय, परमाल रासो। इसको आलेखंड बोला जाता है। क्या बोला जाता है? आलेखंड। आल्हा उदल के बारे में इसमें चर्चा है, जगनिक के द्वारा लिखा गया है। और पृथ्वीराज रासो, इनके कवि थे चंद बरदाई। कौन थे? चंद बरदाई। पृथ्वीराज रासो इनका ग्रंथ है चंद बरदाई। ये तीनों बहुत अच्छे से याद रखना। खुमार रासो, दलपत विजय, परमाल रासो, आलेखंड, इसको जगनिक ने लिखा है। पृथ्वीराज रासो, चंद बरदाई। ये वाला इतना ही था, बस इतना ही याद रखना है। दूसरा क्या है? भक्तिकाल। भक्तिकाल या इसको बोला जाता है पूर्व मध्यकाल। यही हिंदी का स्वर्ण युग है। यही हिंदी का क्या है बेटा? स्वर्ण युग है। जो एक एक इसमें पॉइंट लिखा है वो एक एक प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। सरहपा, ठीक है, बिल्कुल, बहुत अच्छे। सरहपा को बोला जाता है, सरहपा को। तो भक्तिकाल या पूर्व मध्यकाल या स्वर्ण युग कब से कब तक बेटा? 1343 से 1643 तक। कब से? 1343 से 1643 तक। इसकी दो शाखाएं हुई भक्तिकाल की। कौन कौन सी? पहला निर्गुण और दूसरा क्या हुआ बेटा? सगुण।
एक निर्गुण शाखा, एक सगुण शाखा। जो सगुण शाखा की, देखो पहले सगुण वाले को बाद में हम करेंगे, पहले निर्गुण वाले को देख लो। निर्गुण की दो शाखाएं हुई, निर्गुण की एक ज्ञानाश्रयी और दूसरी प्रेमाश्रयी। जो प्रेमाश्रयी शाखा थी इसको सूफी संत की शाखा बोल दिया गया, और जो ज्ञानाश्रयी थी इसको संत काव्य धारा, इसको सूफी काव्य धारा, इसको ज्ञानाश्रयी को संत काव्य धारा बोला गया। अब ज्ञानाश्रयी में तीन लोग सबसे फेमस थे, कबीरदास, संत रैदास और मलूकदास। कौन कौन से? कबीरदास, संत रैदास और मलूकदास। कबीरदास, रैदास और संत मलूकदास। कबीरदास का एक ग्रंथ है बीजक, इसके तीन भाग हैं, साखी, शबद और रमैनी। बीजक, उसके तीन भाग हैं, साखी, शबद, रमैनी। ठीक है। दूसरे हैं रैदास, इनका गुरु ग्रंथ साहिब। ठीक है। और मलूकदास, जिनकी जरूरत है बस उनको लिख रखा है हमने। इसमें देखो सूफी काव्य में सबसे फेमस मलिक मोहम्मद जायसी, इनका एक ग्रंथ है पद्मावत, रानी पद्मिनी के बारे में इसमें बताया गया है। तो प्रेम का वर्णन है, ये प्रेम के बारे में लिखा गया ग्रंथ है पद्मावत, तो मलिक मोहम्मद जायसी। दूसरे हैं कुदबन, इनकी रचना है मृगावती, और मंझन की मधुमालती, मंझन मधुमालती, मंझन मधुमालती। कुदबन, मृगावती, मंझन, मंझन, क्या बोल रहा हूं मैं मंझन, क्या नाम था? मंझन, मंझन, मधुमालती। कुदबन, मृगावती, मंझन, मधुमालती। यहां तक याद हो गया होगा। अब दूसरी शाखा कौन थी? सगुण, और ये सगुण के हो गए भाग। देखो, एक कृष्ण भक्ति शाखा थी, एक राम भक्ति, एक कृष्ण भक्ति शाखा थी, एक राम भक्ति। निर्गुण के दो भाग थे, ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी। सगुण के दो भाग हैं, कृष्ण भक्ति शाखा और राम भक्ति शाखा। कृष्णाश्रयी या कृष्ण भक्ति शाखा और राम भक्ति शाखा। कृष्ण वाले पे कौन थे? सबसे पहले सूरदास, ये पहले हैं सूरदास। सेकंड नंबर पे है मीराबाई, और थर्ड पे है रसखान। सूरदास की तीन रचनाएं याद रखना, सूरसागर, सूरसरावली और साहित्य लहरी। सूरसागर, सूरसरावली, साहित्य लहरी। सूर तो इसमें खुद लिखा है तो पहचानने में इतनी दिक्कत नहीं होगी। सूरसागर, सूरसरावली और साहित्य लहरी। मीराबाई की पदावली, मीरा पदावली। रसखान की प्रेम वाटिका, पदावली और इनकी प्रेम वाटिका। राम भक्ति शाखा, इसके जो गुरु थे, जिनको इनके मतलब इस काव्य धारा का जिन्होंने प्रचार प्रसार किया, वो रामानंद जी थे। कौन थे? रामानंद थे। और कृष्ण भक्ति शाखा विट्ठलनाथ। कौन? विट्ठलनाथ। इन्होंने अष्ट छाप बनाया था। क्या? अष्ट छाप। इसमें 8 कवि थे। क्या कितने कवि थे? 8 कवि। ठीक है, पीछे वाले वीडियो में हम इसका वर्णन कर चुके हैं कौन कौन से 8 लोग थे। ठीक है। विट्ठलनाथ ने अष्ट छाप की स्थापना की। उसके सर्वश्रेष्ठ कवि कौन थे? सूरदास जी। कौन थे? सूरदास जी। राम भक्ति शाखा में सबसे फेमस जो है, राम का सबसे अच्छा वर्णन किसने किया है? तुलसीदास जी ने। दोहावली, कवितावली, गीतावली। दोहावली, कवितावली, गीतावली, रामचरितमानस, विनय पत्रिका और जानकी मंगल। दोहावली, कवितावली, गीतावली, रामचरितमानस, विनय पत्रिका और जानकी मंगल। याद हो जाएगा। इसके अलावा दो और कवि याद रखना इसके, अग्रदास और नाभादास, ये इनके शिष्य हैं। ठीक है, अग्रदास के। ये किसमें आते हैं? राम भक्ति शाखा में, अग्रदास और नाभादास। ठीक है, तो यहां दास थे, याद है आपको? ये दोनों नहीं होंगे, अग्रदास और नाभादास। ये किस वाले के हैं? राम भक्ति शाखा के हैं। तो ये अष्ट छाप जो बनाई गई थी उसमें नहीं है। चलिए, अब यहां देखिए, ये स्लाइड आपके पेपर का 1 नंबर है यहाँ पे। ठीक है, एक पेपर में 1 नंबर है। यहां से क्या चल रहा है? रीतिकाल। रीतिकाल को रीतिकाल किसने बोला? रामचंद्र शुक्ल जी ने। रीतिकाल को रीतिकाल किसने बोला? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। उत्तर मध्यकाल इसी का नाम है, इसी का नाम है श्रृंगार काल। और इसको श्रृंगार काल किसने बोला? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। ये वाला आप बस याद रखना ढंग से। अलंकृत काल किसने बोला था? मिश्र बंधु ने। किसने बोला था बेटा? मिश्र बंधु ने। सभी लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि आदिकाल को बीज पवन काल किसने बोला? बीज पावन काल किसने बोला? ठीक है,
आदिकाल को बीज पावन काल किसने बोला? आदिकाल को बीज पावन काल किसने बोला? कि कब से कब तक था? 1643 से 1843। तो रीतिकाल की बेटा 3 शाखाएं थी। कितनी शाखाएं थी? 3। रीतिबद्ध, रीत मुक्त और रीति सिद्ध। रीतिबद्ध, रीत मुक्त और रीति सिद्ध। रीतिबद्ध, रीत मुक्त और रीति सिद्ध। बोधा बोधा आलम ठाकुर द्विजदेव। बोधा आलम ठाकुर द्विजदेव। बोधा आलम ठाकुर द्विजदेव, ये रीति मुक्त हैं। ये क्या है? रीति मुक्त है। ठीक है। केशव दास, केशव दास। चिंतामणि मतिराम भूषण देव, ये क्या है? रीति बद्ध है। रीति सिद्ध में सबसे फेमस बिहारी लाल हैं। 2 और याद रखना, सेनापति और वृंद। सेनापति और वृंद। आंसर नहीं आया अभी तक किसी का। तो रीतिबद्ध में कौन कौन से हैं? चिंतामणि, केशवदास, मतिराम भूषण देव और पद्माकर। चिंतामणि, केशवदास, मतिराम भूषण देव, पद्माकर। चिंतामणि, केशवदास, मतिराम भूषण देव, पद्माकर। चिंतामणि की रचना है रस विलास और श्रृंगार मंजरी। रस विलास, ठीक है। विलास वर्ड याद करो, एक कहां आया था? लल्लू लाल की एक रचना थी। लल्लू लाल प्रेम सागर, ये तो जानते हैं। एक विलास वाली इनकी रचना थी। अब आंसर में आप बताएंगे इनकी कौन सी रचना विलास वाली थी। अभी देव की रचनाएं भी आएंगी, भाव विलास, रस विलास, ठीक है, भवानी विलास, ठीक है। इनकी भी रचना रस विलास है, इनकी भी रचना रस विलास है। हाँ, याद करो, माधव विलास एक रचना थी। क्या? माधव विलास। बताओ किसकी है? केशवदास की ये सबसे फेमस रचना है रामचंद्रिका। रामचंद्रिका। दूसरी कवि प्रिया और रसिक प्रिया, ठीक है, कवि प्रिया और रसिक प्रिया। केशवदास की रचनाएं हैं रामचंद्रिका, कवि प्रिया और रसिक प्रिया। मतिराम, ललित ललाम और रसराज। मतिराम, ललित ललाम और रसराज। भूषण की रचनाएं हैं शिवराज भूषण, छत्रसाल दशक और शिवा बावनी। और एक है शिवा बावनी। शिवा बावनी। भूषण, शिवराज भूषण, छत्रसाल दशक और शिवा बावनी। देव की रचना है भाव विलास, रस विलास और भवानी विलास। भाव विलास, रस विलास और भवानी विलास। महावीर, महावीर, ये महावीर किसका आंसर? पद्माकर, गंगा लहरी। पद्माकर की रचना कौन सी है बेटा? गंगा लहरी। चिंतामणि, रस विलास, श्रृंगार मंजरी। केशवदास, रामचंद्रिका, कविप्रिया, रसिक प्रिया। मतिराम, ललित राम और रसराज। भूषण, शिवराज भूषण, छत्रसाल दशक। देव, भाव विलास, रस विलास और भवानी विलास। पद्माकर, गंगा लहरी। रीत सिद्ध कौन है? बिहारी लाल, बिहारी सतसई। सेनापति की रचना रतन हजारा। बंद की कोई रचना न याद कीजिए। अब रीति मुक्त में घनानंद, इश्क लता, इसी में सबसे खतरनाक रचनाएं लिखी गई हैं। एक बोधा है उनकी इश्क नामा। घनानंद की रचना घनानंद इश्क लता। तो घनानंद ऐसे घनी घनी क्या होती है? लता। लता बहुत घनी होती है। लता मतलब समझ रहे हैं ना? जैसे बोलेंगे अंगूर की लता, तो लताएं क्या होती हैं? घनी। लताएं क्या होती हैं? घनी। लताएं क्या होती हैं? घनी। आलम, इसमें नाम ही में है आलम केली। जैसे ठाकुर में ठाकुर ठसक, तो आलम में आलम केली। बोधा इश्कनामा, ठाकुर, ठाकुर ठसक, द्विजदेव, श्रृंगार बत्तीसी। श्रृंगार बत्तीसी, वही बत्तीसी जो आप निकाल लेते हो कभी कभी। घनानंद, इश्कलता, आलम, आलम केल, बोधा, इश्कनामा, ठाकुर, ठाकुर ठसक, द्विजदेव, श्रृंगार बत्तीसी। देखो ये इतना कंटेंट है, अगर आप इसको पूरा याद कर लेते हैं तो बस काम हो गया। घनानंद, इश्कलता, आलम, आलम केल, बोधा, इश्कनामा, ठाकुर, ठाकुर ठसक, द्विजदेव, श्रृंगार बत्तीसी। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, बीज पवन काल का वो आंसर था, बीज पावन काल। ठीक ठीक, बहुत अच्छे। अगला है प्रगतिवाद युग। इन दोनों युग को ढंग से पढ़ लेना, नए प्रश्न यहीं से बनेंगे। शिवमंगल सिंह सुमन, ये पूछा जाता है इनमें से कौन से प्रगतिवाद के युग के लेखक हैं? ये जरूर इनके लेखक जरूर याद रखना, ठीक है। तो शिवमंगल सिंह सुमन, शिवमंगल सिंह सुमन, इसको थोड़ा बड़ा कर ले।
शिवमंगल सिंह सुमन। तो मिट्टी की बारात ये काव्य है इनका, और प्रलय सृजन, मिट्टी की बारात शिवमंगल सिंह सुमन की रचना है, मिट्टी की बारात, ठीक है, मिट्टी की बारात। मुक्ति बोध, अंधेरे में चांद का मुंह टेढ़ा है, और ब्रह्म राक्षस, ये कविताएं हैं। क्या है बेटा? कविताएं। ये जितनी है लगभग सारी कविताएं हैं, लगभग क्या है? कविताएं। रामधारी सिंह दिनकर, रश्मरथी, इनका पीछे हम पढ़ चुके हैं। कुरुक्षेत्र, उर्वशी, रेणुका, परशुराम की प्रतीक्षा और हुंकार। रश्मरथी, कुरुक्षेत्र, उर्वशी, रेणुका, हुंकार। रश्मरथी, कुरुक्षेत्र, उर्वशी, रेणुका, हुंकार और परशुराम की प्रतीक्षा, ये रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है। केदारनाथ अग्रवाल, युग की गंगा, फूल नहीं रंग बोलते हैं, ये दोनों काव्य हैं बेटा। क्या है? काव्य। केदारनाथ अग्रवाल, युग की गंगा, फूल नहीं रंग बोलते हैं, फूल नहीं रंग बोलते हैं। नागार्जुन, अब इनकी बहुत सारी रचनाएं आपने पीछे पढ़ी होंगी। प्यासी पथराई आंखें, हजार हजार बाहों वाली ना, आग और शोले, तो ये उनकी हम यहां पढ़ रहे हैं काव्य रचनाएं, तो बस ये याद रखना। युग धारा, सतरंगे पंखों वाली, युग धारा और सतरंगे पंखों वाली। रंगीन राघव, पिघलते पत्थर, कब तक पुकारूं, ठीक है। और इसके दो कवि और भी हैं, जैसे छायावाद में थे ना, ये लोग दोनों छायावाद में भी हैं और प्रगतिवाद में भी हैं, पंत और निराला। सुमित्रानंदन पंत और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। रंगे राघव, पिघलते पत्थर, कब तक पुकारूं, पंत और निराला। आगे देखिए, प्रयोगवादी युग। कौन सा? प्रयोगवादी युग। तो प्रयोगवादी का जो प्रवर्तक है वो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञे। प्रयोगवादी युग के जो प्रवर्तक हैं वो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञे जी हैं। इन्होंने 1943 में तार सप्तक का प्रकाशन किया। अगर हम तार सप्तक की बात करें तो 1943, 8 जोड़ देंगे तो 1951 में दूसरा हुआ, फिर 8 इसमें जोड़ देंगे तो 1959 में ये दूसरा वाला है। ये कौन सा है? दूसरा वाला है, सेकंड नंबर का है। 1951 ये थर्ड नंबर का है। और इसमें जब हम 20 ऐड कर देंगे तो 1900 कितना आ जाएगा? 79, 59, 69, 79। तो ये 20 जोड़ने पर 79, ये चौथा है बेटा। कौन सा है? चौथा। ठीक है, चारों याद हो गए। तो प्रयोगवादी युग का प्रवर्तक कौन है? अज्ञेय। अज्ञेय की फेमस रचनाएं, आंगन के पार द्वार, हरी घास पर क्षण भर, इत्यालयम, शेखर एक जीवनी। ठीक है, ये जो है काव्य रचनाएं हैं। ये क्या है? काव्य। और शेखर एक जीवनी क्या है? उपन्यास है। आंगन के पार द्वार, हरी घास पर क्षण भर, इत्यालयम, ये काव्य रचनाएं हैं। शेखर एक जीवनी क्या है? उपन्यास है। शेखर एक जीवनी क्या है? उपन्यास है। यहां तक कोई दिक्कत है? ठीक है। इसमें एक रचना है, कितनी नावों में कितनी बार। इसमें बताओ कौन सा पुरस्कार इन पे मिला है? कितनी नावों में कितनी बार, इसमें कौन सा इनको पुरस्कार मिला था? इन्हीं की रचना है, कितनी नावों में कितनी बार। दूसरे हैं धर्मवीर भारती जी, इनकी रचना है कनुप्रिया अंधायुग गुनाहों का देवता। ये क्या है? उपन्यास। कनुप्रिया अंधायुग गुनाहों का देवता, ये क्या है? उपन्यास है। क्या है? उपन्यास। गिरजा कुमार माथुर, मंजीर धूप के धान, ये याद रखना, बहुत फेमस रचना है। धूप के धान क्या है? काव्य। भारत भूषण अग्रवाल, इनको 2-3 बार पूछा गया है कि ये किस युग के हैं। भारत भूषण अग्रवाल, इनकी रचना है काजल के फूल, काव्य है। कागज के फूल। प्रभाकर माचवे, स्वप्रभंग, ये क्या है? काव्य। भवानी प्रसाद मिश्र, ये भी पूछा गया है, भवानी प्रसाद मिश्र, इनकी रचना बहुत फेमस है, गीत फरोश और दूसरी चकित है, ये दोनों काव्य हैं। भवानी प्रसाद मिश्र की जो रचना पूछी गई है बार बार वो गीत फरोश है, दूसरी रचना चकित, ये दोनों क्या है? काव्य। नरेश मेहता, संशय की एक रात, ये क्या है? काव्य। तो ये जितने लिखे हैं इनको ढंग से याद कीजिए भाई। कैसे याद कीजिए? ढंग से। फिर इसके बाद आता है नई कविता का युग, 1954 से 1960 के बीच का। अगर ऑप्शन 1960 मिले तो यही लगाना है।
इसके प्रवर्तक जगदीश गुप्त थे। ठीक है, नई कविता के प्रवर्तक जगदीश गुप्त थे और प्रयोगवाद के प्रवर्तक सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अज्ञेय जी थे। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अज्ञेय जी थे। तो अब यहां से मैं 2-3 रचनाएं आपसे पूछ लेता हूं, जल्दी से आप आंसर देंगे। ठीक है, ब्राह्मण पत्रिका, ब्राह्मण ब्राह्मण पत्रिका किसकी है? ब्राह्मण पत्रिका और प्रताप पत्रिका, ब्राह्मण और प्रताप पत्रिकाएं किसकी हैं? ब्राह्मण और प्रताप पत्रिकाएं किसकी हैं? आंसर दें जल्दी से भाई। ब्राह्मण और प्रताप पत्रिकाएं किसकी हैं? ब्राह्मण और प्रताप पत्रिकाएं किसकी हैं? चलिए, यहां देखिए, ये है बेटा प्रश्न आपके। ये है आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियां। कौन से काल की? आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियां क्या क्या? आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा, और इसमें सारे कैसे ग्रंथ लिखे गए हैं? वीर रस पर आधारित। कैसे? वीर रस पर। और इनका नाम क्या था? इनकी भाषा क्या थी? इनकी भाषा थी बेटा डिंगल पिंगल। क्या भाषा थी? डिंगल और पिंगल। कैसे है? प्रबंध काव्य है। कैसे है? प्रबंध। ठीक है, आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा, वीर रस की प्रधानता, युद्धों का सजीव वर्णन, ऐतिहासिकता का अभाव, श्रृंगार रस का मिश्रण। श्रृंगार रस की प्रधानता अगर बोल दे तो वो फिर आपका हो जाएगा रीतिकाल। अगर श्रृंगार रस की प्रधानता बोले तो रीतिकाल, लेकिन ये है श्रृंगार रस का मिश्रण है। संकीर्ण राष्ट्रीयता, डिंगल पिंगल भाषा का प्रभाव, और रासो ग्रंथ लिखे गए थे। कौन से ग्रंथ लिखे गए थे? रासो ग्रंथों की प्रधानता। फिर आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा, वीर रस की प्रधानता। अब जो जहां पर ये लोग आश्रय ले लेते थे, मान लो जिसके यहाँ रहने लगे, तो उसी की क्या करते थे? प्रशंसा करने लगते थे। और वीर रस की क्या थी? इसमें प्रधानता थी। युद्धों का सजीव वर्णन यहाँ मारधाड़ ही होती थी ना। आला उदल की कहानी आपने देखी होगी। ऐतिहासिकता का अभाव, श्रृंगार रस का मिश्रण, डिंगल पिंगल भाषक प्रयोग, और रासो ग्रंथों की प्रधानता। दूसरा, भक्ति काल की प्रमुख प्रवृत्तियां। कौन से काल की? भक्ति। तो भक्ति काल की है तो भक्ति भावना, गुरु गुरु की महिमा का वर्णन, अहंकार का त्याग, जाति पाति का विरोध। ये ढंग से याद करो, आडंबरों एवं कुरूतियों का विरोध यहां भी हुआ था। और वो कहां और कहां हुआ था बताओ? ये अभी प्रगतिवाद युग में। ठीक है, ब्रज और अवधी भाषा का प्रयोग हुआ है यहाँ। कौन से? ब्रज और अवधी। शांत और श्रृंगार रस की प्रधानता थी इसमें। कौन से? शांत और श्रृंगार रस। प्रमुख कवि कौन थे? कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास और मलिक मोहम्मद जायसी। कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास और मलिक मोहम्मद जायसी। कबीरदास किसके थे? ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि थे। मलिक मोहम्मद जायसी प्रेमाश्रयी के थे प्रमुख कवि। सूरदास कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख थे। तुलसीदास राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि थे। इसके बाद जो प्रमुख प्रवृत्तियां हैं वो है रीतिकाल की। कौन से काल की? रीतिकाल की। तो रीतिकाल में देखो क्या हुआ। देखो हमने कहा था ना, श्रृंगार रस की प्रधानता अगर मिल जाए तो वो कौन सा है? रीतिकाल। श्रृंगार रस की अगर प्रधानता मिल जाए तो वो कौन सा है? रीतिकाल। अमेंद्र प्रताप नारायण मिश्र क्या कह रहे हैं? रीति निरूपण लक्षण ग्रंथों की रचना, श्रृंगार रस की प्रधानता,
आश्रयदाता राजाओं की नहीं, आश्रयदाताओं की प्रशंसा, ठीक है। ब्रज भाषा का स्वर्ण युग, इसको स्वर्ण युग भी बोला जाता है। बौद्धिक चातुर्य और चमत्कार प्रदर्शन, अलंकारों का अधिक प्रयोग, भक्ति और नीति का मिश्रण, भक्ति और नीति का मिश्रण। ये नारी का विलासतापूर्ण चित्रण, नारी का विलासतापूर्ण चित्रण। बिहारी केशवदास भूषण और घनानंद, घनानंद बोधा ठाकुर द्विजदेव, घनानंद बोधा ठाकुर द्विजदेव, ये क्या थे? रीति मुक्त, घनानंद बोधा ठाकुर द्विजदेव। केशवदास भूषण आलम, आलम तो उसमें थे, ठीक है। ये कहाँ थे? रीति सिद्ध में, रीति बद्ध में। और बिहारी कहाँ थे? रीति सिद्ध में। अब ये है छायावाद की, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये किसकी है? छायावाद की, ठीक है। इनको ढंग से याद रखना, और खासकर ये इन तीनों को ढंग से याद रखना, इन तीनों को ढंग से। आत्मानुभूति की अभिव्यक्ति, सौंदर्य और प्रेम का चित्रण, प्रकृति का मानवीकरण, नारी के प्रति नवीन दृष्टिकोण, रहस्यवाद की भावना, दुख और वेदना की विवृत्ति, राष्ट्र प्रेम और सांस्कृतिक जागरण, लाक्षणिक और प्रतीकात्मक भाषा, मुक्त छंद का प्रयोग। अगला देखो, ये है प्रगतिवाद युग की, किसकी है? प्रगतिवाद युग की। शोषकों के प्रति विद्रोह और घृणा, शोषितों मजदूर किसान के प्रति सहानुभूति, जो कोई तुम्हारा शोषण करेगा उसके विरुद्ध विद्रोह और घृणा थी। और जो कोई शोषितों के प्रति, जो कोई शोषित हो रहा है, मतलब जो कोई शोषित कर रहा है, मतलब कोई किसी को परेशान कर रहा है, तो जो परेशान कर रहा है उसके प्रति क्या होगा? विद्रोह। और जो परेशान हो रहा है उसके प्रति क्या होगा? सहानुभूति। सामाजिक यथार्थ का चित्रण, सामाजिक यथार्थ का चित्रण, नारी मुक्त गरिमा का स्वर, धर्म और ईश्वर के प्रति अनास्था। अब यहां से धर्म और ईश्वर के प्रति क्या होने लगी? अनास्था। क्रांति की भावना, बस इसके लेखक बस याद कर लेना, नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल और शिवमंगल सिंह सुमन। फिर से सुनो, नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल और शिवमंगल सिंह सुमन। अब ये लास्ट है, इसमें ये कौन सी है? प्रयोगवाद। कौन सी है? प्रयोगवाद। कौन थे इसके प्रवर्तक? अज्ञेय, ठीक है। घोर अहंवैदिकता, याद रखना। अति बौद्धिकता की प्रधानता, नवीन उपमानों और प्रतीकों का प्रयोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कुंठा और निराशा का स्वर, कुंठा और निराशा का स्वर, क्षणवाद को महत्व, परंपरागत मान्यताओं का विरोध, परंपरागत मान्यताओं का विरोध, व्यंग की प्रधानता, ठीक है। बस इतना याद रखना, इसमें इतना याद रखना। राधे राधे। यहां तक हो जाएगा। अब देखो, क्लास 12th वाले इनका स्क्रीनशॉट ले ले। 10th वाले ये स्लाइड नहीं याद करेंगे, ठीक है। ये स्लाइड ये नहीं याद करेंगे कौन सा पुरस्कार है, रचनाएं जरूर याद कर ले। चिदम्बरा किसकी रचना है? सुमित्रानंदन पंत की है। इनको सबको मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार। ये 4 रचनाएं हैं, 4 रचनाएं हैं ये, सभी लोग स्क्रीनशॉट ले ले। कौन सी? चिदम्बरा सुमित्रानंदन पंत की है 1968 में। उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर की है 1972 में। कितनी नावों में कितनी बार? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे की है 1978 में मिला था। यामा महादेवी वर्मा की है 1982 में मिला था। चिदम्बरा, उर्वशी, कितनी नावों में कितनी बार, यामा, भूलना नहीं है बेटा इन्हें। साहित्य अकादमी पुरस्कार, कौन सा? साहित्य अकादमी। किसको किसको मिला है? हिम तरंगिणी माखनलाल चतुर्वेदी प्रथम विजेता थे। ये पहले पुरस्कार प्राप्त करता थे माखनलाल चतुर्वेदी जी। जो साहित्य अकादमी पुरस्कार पहला जो मिला था वो हिम तरंगिणी के लिए माखनलाल चतुर्वेदी को मिला था। कला और बूढ़ा चांद के लिए सुमित्रानंदन पंत। सुमित्रानंदन पंत उधर भी थे चिदम्बरा पर।
आंगन के पार द्वार अज्ञेय को मिला, कविता है, ठीक है। कलम का सिपाही, इस रचना पर मिला, ये रचना किसकी है? अमृत राय की। ये जीवनी है, प्रेमचंद पर लिखी गई है, प्रेमचंद्र पर जीवनी लिखी गई है। अगर ये पूछे कोई कलम का सिपाही किसे बोला जाता है तो प्रेमचंद को। और कलम का सिपाही रचना किसकी है? अमृत राय जी की। नीला चांद शिव प्रताप सिंह, शायद ये ना पढ़े हो आप, कला और बूढ़ा चांद तो पढ़े। कितने पाकिस्तान, ये बोला था कमलेश्वर का उपन्यास है, कितने पाकिस्तान इसको मिला हुआ है इनाम, ठीक है। ये दो इनाम याद अलग से रख लेना, ये पढ़ते नहीं आप। मंगला प्रसाद पारितोषक, जयशंकर प्रसाद की रचना कमायनी को प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये आप पढ़ते नहीं है क्वेश्चन हो, जब आते हैं फिर आप सोचते हैं कहां से आए भैया क्वेश्चन। तो अन्य महत्वपूर्ण कौन से थे? मंगला प्रसाद पारितोषिक जयशंकर प्रसाद के कमायनी रचना को मिला था। भारत भारती सम्मान, यह उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का सबसे बड़ा पुरस्कार है जो साहित्यकारों उनके समग्र योगदान के लिए दिया जाता है, जैसे महादेवी वर्मा और जैनेन्द्र कुमार को दिया गया था भारत भारती सम्मान, ठीक है। अब ये है, ये कौन सा पुरस्कार है? ये सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार। लोकायतन के लिए मिला सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत को 3 रचनाओं पर मिले हैं पुरस्कार, ठीक है। लोकायतन पर कौन सा मिला है? सोवियत लैंड नेहरू, सोवियत लैंड नेहरू। 64 रूसी कविताएं हरिवंश राय बच्चन। मिट्टी की बारात शिवमंगल सिंह सुमन। फूल नहीं रंग बोलते हैं केदारनाथ अग्रवाल। अमृत और विष अमृत नागर। कलम का सिपाही अमृत राय। इनको दोनों इनाम मिल गए, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार भी मिला था और साहित्य अकादमी। शिलान्यास यशदास शर्मा उपन्यास है। यहां तक आप याद रखेंगे, इनको यहां तक याद रखेंगे, ठीक है। 10 वाले बच्चे इनको ना याद रखें, बस ये कौन सा पुरस्कार मिला उनसे नहीं लेना देना है। एक ये देखो है, इनका भी याद रखना, भीष्म साहिनी का तमस, भीष्म साहिनी तमस। कक्षा 10 वालों को बस रचनाएं याद रखनी है, ठीक है। अब चलते हैं अगली स्लाइड पर। अगली स्लाइड, यहां पर कुछ चीजें इंपॉर्टेंट लिखी हुई हैं, ठीक है। कैसा कैसा माहौल हो रहा है। राष्ट्र कवि के नाम से किसे जाना जाता है? मैथिली शरण गुप्त जी को। प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? सुमित्रा नंदन पंत जी को। खड़ी बोली का प्रथम कवि अमीर खुसरो, इनको बोला जाता है तोताए ए हिंद। कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है? केशवदास जी को। हिंदी का प्रथम कवि किसे माना जाता है? सरहपा को। किसको बोला जाता है बेटा? सरहपा को। किसको बोला जाता है? सरहपा को। राधे राधे सभी को। हिंदी का प्रथम कवि सरहपा, ये याद हो जाएंगे। अगर पूछा जाए आलोचना सम्राट तो रामचंद्र शुक्ल, नहीं मिल रहा तो महावीर प्रसाद द्विवेदी। नाटक सम्राट जयशंकर प्रसाद। प्रेमचंद को बोला जाता है उपन्यास सम्राट। एकांकी सम्राट रामकुमार वर्मा जी को। एकांकी सम्राट रामकुमार वर्मा जी को। अब केवल 10 वाले बच्चे ही इधर फोकस करें, बाकी सभी लोग जा सकते हैं। केवल 10 वाले बच्चे ही अब इसको देखेंगे आगे। अब यहां से उनके चालू हो गए संस्कृत के प्रश्न उत्तर, ठीक है। केवल 10 वाले बच्चे इधर फोकस करें। अभी इनको बताऊंगा 10 वाले बच्चों को कि बेटा जो आप ये गद्य वाला पोर्शन और पद्य वाला पोर्शन होता है ना, बड़ी कंफ्यूजन होती है किस चैप्टर का है किसका है। डोंट वेरी, आज के बाद नहीं होगी, आज के बाद नहीं होगी। वाराणसी नगरी कुत्र स्थिता अस्ति। वाराणसी नगरी कहाँ स्थित है? मैं इसको एक बार वो आपको वो भी दिखा दूं, कब कब पूछे गए हैं ये प्रश्न, ठीक है। वाराणसी नगरी कस्या कूले स्थिता, किस नदी के किनारे है? तो गंगाया, बस ये याद रखिए, गंगाया कूले स्थिता।
वाराणसी कस्या भाषाम केंद्रम स्थली अस्ति। वाराणसी जो है ये कौन सी भाषा का केंद्र है? तो भारतीय संस्कृति, संस्कृत भाषा का है। संस्कृत भाषा, किस भाषा का? संस्कृत। वाराणसी नगरी केशम संगम स्थली अस्ति। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वाराणसी नगरी केशाम संगम स्थली, किसकी संगम स्थली है? विविध धर्माणाम, ये याद रखेंगे आप, विविध धर्माणाम। तो ये जो केशाम है बस इसकी जगह आपको लिखना है विविध धर्माणाम, बाकी ये सब उसी तरह छपा है बेटा। ये जो केशाम है इसकी जगह विविध धर्माणाम, कौन से धर्म की है? विभिन्न धर्मों की संगम स्थली है। कौन से धर्मों की संगम स्थली है? विविध धर्मों की। चलो यहां आप ये प्रश्न याद करेंगे, यहां पर बस ये, कुत्र मंगलम मरणम मंगलम भवति, कहां मरना मंगल होता है? तो वाराणसी में। कहां मरना मंगल होता है? वाराणसी में। कहां मरना मंगल होता है? वाराणसी में। ठीक है, बस यही याद रखेंगे, यही प्रश्न बस याद रखेंगे। ठीक है, आगे आइए। सुवर्णस्य किम मुख्यम दुखम अस्ति। सुवर्णस्य का मतलब होता है सोना। सोना को मुख्य दुख किस बात का है? तो बोला गया है जनः सुवर्णम गुंजयः सह तौलयन्ति। बस इतना याद करना है। गुंजयः का मतलब तराजू, सह तौलयन्ति, गुंजयः सह तौलयन्ति मतलब इसको तोला किससे जाता है? इसको तोला जाता है लोहे के तराजू में, और ये सोना है। तो इसको यही दुख है सोने को, कि भाई मैं सोना होके मुझे लोहे के तराजू में क्यों तौला जाता है। तो सुवर्णस किम, किम की जना, कुछ लोग इसे काहे में तौलते हैं? कुछ लोग इसे तौलते हैं किसमें? लोहे के तराजू में। यही इसको मुख्य दुख है। जनः सुवर्ण गुंजयः सह तौलयन्ति इति सुवर्णस्य मुख्यम दुखम अस्ति। कुछ लोग इसको किसमें तौलते हैं? तराजू में। कौन से तराजू में? कौन से तराजू में? लोहे के। ठीक है, यहां याद कीजिए। दानीन किम वर्धते, दान करने से क्या बढ़ता है? तो कीर्ति। दान करने से कीर्ति बढ़ती है। दान करने से बेटा क्या बढ़ती है? कीर्ति। दान करने से क्या बढ़ती है? कीर्ति। दान करने से क्या बढ़ती है? कीर्ति। दूसरा देखो, विद्या केन वर्धते, विद्या किससे बढ़ती है? अभ्यास से। विद्या किससे बढ़ेगी? अभ्यास से। तो विद्या केन वर्धते, विद्या अभ्यासेन वर्धते। मैत्री केन वर्धते, मित्रता किससे बढ़ती है? मित्रता किससे बढ़ती? सुवचनेन, सुंदर वचन बोलने से, प्यारा प्यारा बोलने से। ठीक है, चलिए आगे देखिए। भारतीय संस्कृति मूलम किम अस्ति। भारतीय संस्कृत का मूल क्या है? तो भारतीय संस्कृत का मूल है कि ईश्वर एक है, विश्व को रचने वाला ईश्वर है। विश्व सृष्टः ईश्वरः एकः एव इति। बस ये याद कर लेना, आपको इतना ही लिख के आना है। विश्व सृष्टः ईश्वरः एकः एव इति। विश्व सृष्टः ईश्वरः एकः एव। विश्व को रचने वाला एक है। विश्व को रचने वाला एक है। विश्व को रचने वाला एक है। ठीक है, विश्व को रचने वाला एक है। विश्व को रचने वाला एक है। भारतीय संस्कृति कैसी है? सदा गतिशील है। भारतीय संस्कृति कैसी है? सदा गतिशील है। विश्व सृष्टा का अस्ति, विश्व का रचयिता कौन है? तो ईश्वर। विश्व को रचने वाला कौन है? ईश्वर। विश्व सृष्टा का आसित, विश्व को रचने वाला कौन है? ईश्वर। विश्व को रचने वाला कौन है बेटा? ईश्वर। अगला क्वेश्चन, भूमे गुरुत्वरः किम अस्ति। भूमि पर, भूमि से अधिक, भूमि पर गुरु से अधिक कौन है? तो माता गुरुतुरः भूमि। भूमि पर गुरु से बड़ा कौन है? माता। दूसरा, वातात शीघ्रतम किम अस्ति। वायु से भी अधिक तेज क्या है? तो मनः। कौन है? मनः।
वातात शीघ्रतम किमस्ति, वायु से भी अधिक तेज कौन है? मन। थोड़ी देर में देखो कहां से कहां पहुंच जाता है, थोड़ा सोचो मन कहां पहुंच जाता है ना। चलिए आगे देखें। ये प्रश्न बस इतने याद कर लेने हैं आपको, इतने प्रश्न क्या कर लेने हैं, याद कर लेने हैं। अब देखो कुछ प्रश्न है, इनको देखो। बोला गया है उपदेश शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग। देखो उपसर्ग तब पता चलेगा बेटा जब इससे कोई, जैसे ऊ हटा दो तो ये बचेगा पादेश। क्या इसका कोई मतलब होता है? अब बोलेंगे नहीं, पदेश इसका कोई मतलब नहीं होता। अब इससे उप हटा दो, क्या बचेगा? देश। इसका कोई मतलब होता है? जी सर बिल्कुल होता है। तो जब ये हटाने से जो बचा हुआ वर्ड है उसका कोई मतलब होना चाहिए, ठीक है। अब देखो आ तो इससे है ही नहीं, तो हटाएंगे क्या? ऊ हटा सकते हैं, उप हटा सकते हैं, अन इसमें है नहीं, तो ये दो ऑप्शन हो सकते हैं। लेकिन अभी बताया ऊ हटा दोगे तो इसका कोई मतलब नहीं निकलेगा, तो उप हटाना पड़ेगा। तो ऐसे ढूंढना है, आप कभी गलत करोगे ही नहीं। उप उपसर्ग से बना शब्द नहीं है। जैसे इसमें देखो उप लिखा है तो देश बच जाएगा, उप हटा दोगे तो क्या बच जाएगा? नाम। इसमें उप हटा दोगे तो क्या बच जाएगा? वन। लेकिन इसमें तो उप है ही नहीं, ये तो ऊप लिखा है, उप तो है नहीं, ऊप लिखा है। तो ये वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है कि इससे ऊपर शब्द नहीं बना है, उप से ऊपर वाला शब्द नहीं बना है। समझ में आया कि नहीं? इससे ऊपर वाला शब्द नहीं बना है। पर्यावरण शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। अब देखो पर्या भी हो सकता है, परि भी हो सकता है, प्रा तो नहीं होगा, प्रा कैसे आ जाएगा भाई? और वर्ण ये तो लास्ट में लिखा है, प्रत्यय की तो बात हो नहीं रही। तो अब पर्या भी हो सकता है, परि भी हो सकता है। अगर इसका पर्या हटा दोगे तो ये बचेगा वर्ण, और इसका कोई मतलब नहीं होता। इसको जब तोड़ेंगे तो परिधन आवरण होता है। क्या होता है? परिधन आवरण। तो इसमें कौन सा उपसर्ग है? परि। क्या है? परि। निर्जन, इसको तोड़ने में दिक्कत होगी। निर्धन जन, निर्धन जन, इससे बनता है निर्जन, ठीक है। अब देखो इसमें बड़ी नी लिखा है, ऐसे अगर ना समझ में आए तो ये बड़ी लिखा नहीं हो सकता। नीर, नीर हो सकता है, हाँ हो सकता है। नी हटा दोगे तो जर्न, ये इसका कोई मतलब नहीं, तो ये भी नहीं हो सकता। अब ये नीर बचा और निर बचा, नीर और निर। नीर बड़ी नी कहां है? इसमें बड़ी नी है क्या? नहीं है, तो ये भी नहीं हो सकता। तो एक ही ऑप्शन है। अगर नहीं आता तब भी आप इसको करेंगे अच्छे से। चलिए आगे देखिए, दो तीन और है। बोला गया है कि अधिग्रहण, तो अधि हटा दोगे तो क्या बचेगा? ग्रहण। अधि हटा दोगे तो क्या बचेगा? ग्रहण। और ग्रहण का मतलब होता है कुछ, तो इसमें कौन सा हो जाएगा? अधि। अनुग्रह, अनु हटा दो, अब अन मत हटा देना, अनु हटा दो तो क्या बच जाएगा? ग्रह। अनु हटा दोगे तो क्या बच जाएगा? ग्रह। तो इसमें अनु होगा। अनु हटा दोगे इसमें तो क्या बच जाएगा? चर। अनु हटा दोगे तो इसमें भी हो जाएगा अनु। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो कुछ पर्यायवाची शब्द भी है। बोला गया है नौका शब्द का सही पर्यायवाची शब्द है। नौका का पर्यायवाची क्या होता है? तो नौका क्या हो जाएगा? तरी। तरी। नौका का पर्यायवाची तरी। मछली का पर्यायवाची है तो द्विज नहीं होता, द्विज तो हाथी का होता है। मीन होता है, मीन। क्या होता है? मीन। निम्नलिखित में से गंगा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। भागीरथी बोला जाता है, सुरसरिता मतलब भगवानों की नदी, हाँ। देव नदी, देवों की नदी। कालिंदी नहीं बोला जाता, कालिंदी नहीं बोला जाता इसको, ठीक है। गंगा जी को कालिंदी नहीं बोला जाता। अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। अनल भी होता है, पावक भी होता है, ज्वालस भी होता है। अनिल जो है ये पर्यायवाची किसका है? वायु का। किसका है? वायु का है पर्यायवाची है। किसका है? वायु का। अगला देखो क्या है? धनुष। धनुष का होता है बेटा कोदंड,
ये रामायण में बहुत सुना होगा, कोदंड चाप ना, धनुष का होता है। किसका होता है? धनुष का। आगे देखो, सबसे बड़ा जो आपको डर लागे है वो इधर लगता है। 10 वाले बच्चों को सबसे ज्यादा जो डर लगता है इधर, मैं याद करवाता हूं इनको। अगर ये पूछा, ऐसे आएगा प्रश्न, युष्मद यानी तुम शब्द के रूप, और बोलेगा, ये दे देगा आपको युवाभ्याम। अब पूछेगा कौन सी विभक्ति है, कौन सा वचन है। तो देखो ये कौन सी विभक्ति है बेटा? पंचमी विभक्ति। और ये एक वचन है, ये द्विवचन है, और ये बहुवचन है। ये एक वचन है, ये द्विवचन है, और ये बहुवचन है। अब देखो यहां कुछ मैं याद करने के तरीके बताता हूं। ये तीनों वर्ड सेम सेम लिखे हैं। ये तीनों वर्ड सबसे कम पूछे जाते हैं। क्यों? क्योंकि इस 3 ऑप्शन फिर यही सेम सेम हो जाएंगे ना, इस वजह से। तो ये तो 3 सेम सेम हो गए, आप माइंड में बैठाइए। तृतीया विभक्ति, चतुर्थी और पंचमी, ये तीनों सेम सेम होंगे द्विवचन वाले रूप। द्विवचन वाले युवाभ्याम, युवाभ्याम, युवाभ्याम। इसी तरह यहां देखिए, सबसे ज्यादा जो पूछे जाते हैं वो ये पूछे जाते हैं, क्या? एक वचन वाले ये, और इसका षष्ठी विभक्ति का बहुवचन, षष्ठी विभक्ति का बहुवचन, ये याद कर लीजिए आप, ठीक है। और ये तो तीनों सेम सेम हो गए, ये दोनों सेम सेम हो गए। देखो सप्तमी और षष्ठी विभक्ति, ऐसे याद कर लीजिए। त्वम युवाम यूयम, त्वाम युवाम। अब ये देखो ये दोनों सेम सेम है। अब इसमें तो याद ही करने को क्या बचा? ये दोनों सेम, ये तीनों सेम, ये दोनों सेम। तो ये वाला तो ऐसे याद हो गया, युवाम युवाम, युवाभ्याम युवाभ्याम, युवाभ्याम युवयो युवो युवयो। तो ये दोनों और ये तीनों, ये दोनों, तो ये तो याद हो गए, युवाम युवाम, युवाभ्याम युवाभ्याम, युवाभ्याम युवयो युवो। तो ये तो याद हो गए। अब देखो सबसे ज्यादा जो पूछा जाएगा वो इसका होता है, तद वह वाले का। इसका होता है तद वह वाले का। इसका सबसे ज्यादा जो पूछा जाएगा वो ये वाली लाइन है, यहां से। इनको याद कर लो, ठीक है, इनको ढंग से याद कर लो। तस्मय ताभ्याम। अब इसमें देखो ये दोनों सेम सेम, ये तीनों सेम सेम। देखो ये वाली लाइन तो कैसे नहीं याद होती? ये 2 सेम सेम, ये 3 सेम सेम, ये 2 सेम सेम। तो आपको तो बस 3 ही चीज याद करनी है, तौ ताभ्याम और तयो, तौ ताभ्याम और तयो, तौ ताभ्याम और तयो। इसी तरह देखो इधर देखो, ये दोनों क्या होते हैं? सेम सेम। ये दोनों भी क्या होते हैं? सेम सेम। जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है तस्य और तेसाम, तस्य और तेसाम। तस्य षष्ठी विभक्ति और तेसाम, तस्य और तेसाम। ठीक है, याद हो जाएंगे यहां तक। अब इसको याद करने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। तौ, ये कौन से वचन है? द्विवचन। ये कौन से हैं? बहुवचन। ये क्या कौन से हैं? एक वचन। तो एक, अगर तस् से पूछा जाए, तस् से, तो इसको क्या बताएंगे? ये कौन सी विभक्ति है? सबसे पहले ये लिखो, तस् से षष्ठी विभक्ति है। कौन सी? षष्ठी विभक्ति एक वचन, षष्ठी विभक्ति एक वचन, षष्ठी विभक्ति एक वचन। अगर पूछ ले तेसाम, तेसाम क्या है? तेसाम, तो तेसाम को बोलेंगे आप कि ये भी षष्ठी विभक्ति है लेकिन ये बहुवचन है। षष्ठी विभक्ति है लेकिन बहुवचन है। अब जैसे ताभ्याम पूछ ले तो आप ताभ्याम तृतीया भी हो सकता है, चतुर्थी भी, पंचमी भी और द्विवचन। ताभ्याम तीनों हो सकते हैं। अगर तो पूछ ले, इसीलिए तो ये पूछे नहीं जाते, सबसे कम पूछे जाते हैं। अब तेभ्या दे दिया तो चतुर्थी बहुवचन और पंचमी बहुवचन ये दोनों ऑप्शन में नहीं होंगे। ऑप्शन में चतुर्थी बहुवचन, चतुर्थी और पंचमी बहुवचन ये दोनों नहीं होंगे। तृतीया सॉरी नहीं, चतुर्थी और पंचमी दोनों नहीं होंगे। चतुर्थी पंचमी एक ही ऑप्शन में होगा, या तो चतुर्थी हो गया या पंचमी होगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए, जल्दी जल्दी करते हैं। ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक जयशंकर प्रसाद। गोदान किस युग का उपन्यास है? शुक्ल युग। यह छायावाद बताया था। गोदान
इसको शुक्ल युग को प्रेमचंद युग भी कहा जाता है इन्हीं के नाम पर। महादेवी वर्मा द्वारा रचित निबंध छड़दा। मुंशी प्रेमचंद द्वारा संपादित पत्रिकाएं मर्यादा और हंस। कौन कौन सी? मर्यादा और हंस। मर्यादा और हंस। मर्यादा और हंस। हंस मर्यादा में रहे। हंस कैसे रहे? मर्यादा में। कंकाल के लेखक जयशंकर प्रसाद। कंकाल क्या है? उपन्यास। कंकाल तितली और इरावती। कंकाल तितली और इरावती। हरिभाव उपाध्याय द्वारा रचित निबंध कौन सा है? साधना के पथ पर। साधना के पथ पर। मेरा परिवार महादेवी की रचना है, महादेवी वर्मा जी की। रस मीमांसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। रस मीमांसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो देखो इधर शुक्ल युग का नामकरण किस विद्वान के नाम पर किया गया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के नाम पर। सेवा सदन ये लेखक है प्रेमचंद का। शुक्ल युग के नाटककार निम्नलिखित में कौन नहीं? भारतेंदु हरिश्चंद्र नहीं होंगे और कौन नहीं होगा भाई? चिंतामणि के रचयिता आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ये शायद स्लाइड आपको दिख नहीं रही होगी। पाचांग दर्शन ये याद रखना मथुरा नाथ शुक्ल की है। पाचांग दर्शन मैं बोल देता हूं, पाचांग दर्शन मथुरा नाथ शुक्ल की। देखो जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं, लहरों के राजहंस ये इनका नाटक नहीं है। आप कमेंट में बताएंगे लहरों के राजहंस किसका नाटक है। अपनी खबर पांडे बेचन शर्मा उग्र। पाचांग दर्शन मथुरा नाथ शुक्ल। हंस पत्रिका मुंशी प्रेमचंद। आकाशदीप जयशंकर प्रसाद। आकाशदीप जयशंकर प्रसाद। उपन्यास भूले बिसरे चित्र भगवती चरण वर्मा। भूले बिसरे चित्र भगवती चरण वर्मा। प्रसिद्ध आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन। अनाम दास का पोथा हजारी प्रसाद द्विवेदी। भगवत शरण उपाध्याय द्वारा रचित निबंध ठूठाम। यात्रा साहित्यकार के लिए कौन प्रसिद्ध है? राहुल सक्यात्यन। शेखर एक जीवनी अज्ञे। चेखव एक इंटरव्यू राजेंद्र यादव। अनंत आकाश जयप्रकाश भारती। अनंत आकाश जयप्रकाश भारती। मैला आंचल फणीश्वरनाथ रेरू। चेखव एक इंटरव्यू राजेंद्र यादव। अनंत आकाश जयप्रकाश भारती। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? गेहूं और गुलाब निबंध के लेखक कौन है? रामवृक्ष बेनीपुरी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के लेखक हैं गांधी जी की देन। इनके लेखक कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। गद्य को कवियों की क्या बोला जाता है? कसौटी। गद्य को कवियों की कसौटी याद कर लेना। ये गद्य को कवियों की कसौटी। तौलिए किस विधा पर आधारित है? एकांकी। तौलिए किस विधा पर आधारित है? एकांकी। तौलिया लेकर काकी भाग गई। कौन भाग गई? काकी। निम्नलिखित में नाटक विधा के लेखक हैं बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघर। सूरज का सातवां घोड़ा उपन्यास है। गबन उपन्यास है। गुनाहों का देवता कहानी उपन्यास है। नाटक है एकांकी है। त्याग पत्र किस विधा की रचना है? उपन्यास है। झूठा सच उपन्यास है। ये सारे क्या हैं? उपन्यास है। नीड़ का निर्माण आत्मकथा है। तितली उपन्यास है। कंकाल तितली इरावती। भारत दुर्दशा एकांकी है या नाटक आप बोल सकते हैं? एकांकी और नाटक। स्मृत की रेखाएं ये संस्मरण है। स्मृत की रेखाएं ये क्या है? संस्मरण। जो संस्कृत के प्रश्न उत्तर कुछ छूट गए थे ना उधर। वीरा केन पूजते तो वीरा वीरेण पूजते। वीरा केन पूजते वीरा वीरेण पूजते। वीर को कौन पूजता है? वीर को वीर पूजता है। वीरा केन पूजते वीरा वीरेण पूजते। वीरा केन पूजते वीरा वीरेण पूजते। अलेच्छेंद्र का आसित। अलेच्छेंद्र कौन था? यवन राजा। पुरुराजा का आसित। पुरुराजा है का भारत वीरा आसित। पुरुराजा केन सह युद्धम अकरोत। पुरुराज ने किसके साथ युद्ध किया? अलेच्छेंद्रेण के साथ। गीताया का संदेशा इसको मत याद करो, बहुत बड़ा है। ठीक है। ग्रामीण की पहेलिका का उत्तर क्या था? पत्र। ज्ञानम कुत्र संभवति? सर्वत्र। ज्ञानम कुत्र संवध्य? सर्वत्र। पदेन बिना किम दूर पियाद। बिना पैरों के दूर तक कौन जाता है? पत्र। कौन जाता है? पत्र।
दूसरा, अमुखो अपिका स्पष्ट वक्ता भवत, बिना मुख के कौन स्पष्ट बोलता है? पत्र। बिना मुख के कौन स्पष्ट बोलता है? पत्र। ग्रामीण का उपहासत, ग्रामीण ने किसका उपहास किया? नागरिक का। ग्रामीण ने किसका उपहास किया? नागरिक का। ग्रामीण ने किसका उपहास किया? नागरिक का। जयशंकर देखो, चंद्रशेखरा का आसित प्रसिद्ध क्रांतिकारी, चंद्रशेखरा एक का प्रसिद्ध क्रांतिकारी आसित, ठीक है। चंद्रशेखर स्वनाम किम कथयत, चंद्रशेखर ने खुद का नाम क्या बताया? आजाद। चंद्रशेखर स्वगृहम किम अवदत, खुद का घर क्या बताया? कारागारम। कारागारम, खुद का घर क्या बताया? कारागारम। न्यायाधीशा चंद्रशेखर कथम किम अदंडयत, न्यायाधीश ने चंद्रशेखर को क्या आदेश दिया, क्या दंड दिया था? तो बोले कि पंचदशा कस्य घातान, 15 कोड़ों से मारो, ये उनको सजा दी गई थी। चांडाला का आसित, इसमें नहीं कहा, दुर्मुखा का आसित, दुर्मुखा एका चांडाला आसित, दुर्मुखा का आसित, दुर्मुखा एका चांडाला आसित। इन्होंने पापा का नाम अपने क्या बताया था? स्वतंत्र। पापा का अपने नाम क्या बताया था? स्वतंत्र। पापा का नाम क्या बताया था इन्होंने? स्वतंत्र। तो ये क्लास आज आपकी समाप्त होती है और बहुत जल्दी मैंने पूरा रिवीजन करवाने की कोशिश की। सभी को बेस्ट ऑफ लक। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो एक कमेंट छोड़ के जाए। थैंक यू। राधे राधे सभी को।